डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के मौके का इस्तेमाल दुनिया को धमकाने के लिए किया। पार्टी की वर्षगांठ पर ऐसा करने की ज़रूरत उन्हें क्यों पड़ी? क्या लंबे शासन ने पार्टी पर उनकी पकड़ को कमज़ोर किया है और आक्रामक रुख अपनाकर अपनी छवि सुधारना इसका उद्देश्य है, या वाकई वह दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि चीन अब इतना ताकतवर हो गया है कि इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है? सच तो यह है कि पिछले कुछ सालों में चीन की वजह से दुनिया के समक्ष कई ऐसी चुनौतियां पैदा हो गई हैं जिनका आसानी से समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। विपरीत वजहों से चीन लगातार दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अर्थव्यवस्था के वैश्विक उदारीकरण का लाभ उठाकर पिछले 3 दशकों में उल्लेखनीय तरक्की के बावजूद अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन कई देशों के आंखों की किरकिरी भी बन गया है। भारत, जापान, ताइवान, भूटान जैसे देश इसके उदाहरण हैं। ताज़ा प्रकरण कोरोना वायरस का है। इसका सबसे पहले चीन में सामने आना और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेना ऐसा रहस्य है जिसका खुलासा जब तक नहीं होता वह संदेह के घेरे में ही रहेगा। विडंबना देखिए कि अपने पड़ोसियों को लगातार परेशान करने वाले राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि हम किसी अन्य देश को परेशान, उत्पीड़ित या अधीन नहीं करते। हम विदेशी ताकतों को धमकाने, उत्पीड़ित करने या अपने अधीन करने की अनुमति नहीं देंगे। अगर ऐसा किया गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐतिहासिक थियानमेन चौक पर करीब 1 घंटे के भाषण में जिनपिंग ने अनेक विरोधाभासी बातें कही। उन्होंने ताइवान की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हुए उसे अपने अधीन करने का लक्ष्य भी इसी समारोह में दोहरा दिया। इस उलटबांसी में चीन की मंशा को समझना जरूरी है। अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती घनिष्ठता को भी वह अपने लिए खतरा मानता है। इसमें कोई शक नहीं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन साम्यवादी विचारधारा का झंडा बरदार बना हुआ है, पर यह भी उतना ही सच है कि एक संपूर्ण विचारधारा के रूप में साम्यवाद अब समाप्त हो चुका है। सोवियत संघ का हश्र सामने आने के बाद चीन ने साम्यवाद को अपने तरीके से परिभाषित किया और पूंजीवादी अवधारणाओं को समाहित कर उसका लाभ उठाया। ठीक वैसे ही जैसे कभी भारत में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी नीतियों में साम्यवादी अवधारणाओं को जगह दी थी। सीपीसी की वर्षगांठ हमें यह सोचने का मौका जरूर देती है कि क्या पूंजीवादी विचारधारा में साम्यवादी हिस्सा मिलाकर कोई राह निकाली जा सकती है। पाई पैराचेंज देश में 19 जुलाई 1969 को 14 तथा 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कभी यह सोचा भी नहीं गया था कि कुछ बैंकों के दोबारा निजीकरण की नौबत आ जाएगी। निजीकरण के पक्षधर भी मानेंगे कि अपनी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि और लघु, सूक्ष्म व
मध्यम तथा बड़े उद्योगों को उत्पादक ऋण देकर जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। आम आदमी को अपने घर और साधनहीन छात्रों को उच्च व प्रोफेशनल शिक्षा का सपना पूरा करने का अवसर दिया। फिर निजीकरण की नौबत क्यों आई? निरंतर बढ़ते एनपीए और अरबों रुपए की धोखाधड़ी के चलते सरकारी बैंक अपने बल पर नए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी पर्याप्तता के मानदंड पूरे नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों को दी गई अपनी पूंजी पर पर्याप्त व उचित लाभांश मिलना तो दूर, हर साल इन बैंकों को हजारों करोड़ रुपए नई पूंजी के रूप में देने पड़ रहे हैं। वर्ष 2014 से अब तक भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध करा चुकी है। सरकार इस दायित्व से बचने के लिए भी कुछ बैंकों का निजीकरण कर रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी समेत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वाभाविक है कि यह राशि बजट घाटे की पूर्ति के साथ ही सड़कों, बांधों, बड़े अस्पतालों, हवाई अड्डों तथा अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण और चुनाव की दृष्टि से लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च की जाएगी। ज़्यादातर निजी बैंक काफ़ी हद तक मुनाफे में हैं। बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर्याप्त लाभ नहीं कमा रहे हैं और सरकार को उम्मीद है कि निजीकरण उन्हें लाभदायक व आत्मनिर्भर व्यवसायों में परिवर्तित कर सकता है। निजी क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में उच्च प्रबंधन की स्वायत्तता और दृष्टिकोण, कर्मचारियों की मानसिकता, उचित निगरानी व्यवस्था व नवीनतम तकनीक के कारण अधिक कार्यकुशल हैं। वे अपनी परिचालन दक्षता के लिए भी जाने जाते हैं। एक निजी बैंकिंग कंपनी पर शेयरधारकों व निदेशक मंडल के समक्ष कुशलतापूर्वक प्रदर्शन का दबाव होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस तरह के दबाव से परे हैं। पाई पैराचेंज बैंकों के निजीकरण के कुछ खतरे भी हैं जिनसे निपटने के लिए सरकार को सतर्कता बरतनी होगी। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वे निजी बैंकों पर कड़ी निगरानी रखें ताकि जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित रह सकें। इसके लिए जमाओं की बीमा राशि भी मौजूदा 5 लाख रुपए से कई गुना बढ़ाने की ज़रूरत है। आरबीआई को निजी बैंकों के निदेशक मंडल सदस्यों के वित्तीय आचरण और बोर्ड में क्रियाकलापों पर भी निगरानी रखनी होगी। कुछ फेल हो गए निजी बैंकों का अनुभव बताता है कि आरबीआई का पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं था। निजीकरण के इस दौर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि जन कल्याण के इतने गौरवपूर्ण इतिहास के बावजूद आम आदमी निजीकरण के पक्ष में क्यों है। दूसरी ओर इन बैंकों के उच्च प्रबंधन को इस बात का जवाब भी देना होगा कि निजी बैंकों की तुलना में बड़े उद्योगों को दिए गए उनके ऋण में एनपीए और डूबत ऋणों का प्रतिशत 7 से 8 गुना अधिक क्यों है। निजीकरण से किसान, लघु उद्यमी, छात्र एवं अन्य
आम आदमी सुगम व सस्ती बैंकिंग सेवाओं से वंचित न हो जाए, यह सुनिश्चित करना भी सरकार का दायित्व होगा। स्टॉप।